हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे। ठीक। आज है क्लास 10th चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस, जो देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसमें हम वन शॉट वीडियो में लाइफ प्रोसेस का सारा टॉपिक कवर करेंगे एकदम मस्त के साथ। और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे आप लिखिएगा, अथवा आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिएगा, उसमें जो भी नहीं आ रहा उसके बगल में आप लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें हम बताएंगे सब कुछ सटीक तरीके से, एकदम सटीक तरीके से डिफिनेशन और सटीक तरीके से सब कुछ एकदम इजी वे में। ठीक, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, नाम से ही पता है हमारा लाइफ प्रोसेस यानी जीवन को चलाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी होती है वो लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। जैसे जीवन को चलाने के लिए पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भोजन। जैसे आप क्लास में यदि होमवर्क करके नहीं जाते होंगे तो मैम कहती हैं क्यों होमवर्क नहीं करके आए, तो बोलते हैं हम कि मैम भूल गए, तो मैम का पहला ऑप्शन रहता है, बोलती हैं खाना तो नहीं भूले बाबू, होमवर्क पहले भूल गए। ठीक, तो खाना क्यों नहीं भूलना है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। कुछ चीज़ें हम अपने मर्जी से करते हैं, कुछ चीज़ नेचर के द्वारा हमारे अपने आप हमारे शरीर में होता है, वो सारी जानकारी। ठीक, तो उसी तरह से लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ को चलाने के लिए जितनी जितनी एक्टिविटी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाना खाना, रिस्पायरेशन करना और सर्कुलेशन करना। अब बताओ, खाना खा लिए तो वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकालना, स्कीटी सिस्टम पढ़ना है। ये सारा चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे एकदम आराम आराम से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम लुल लेवल से, मतलब लो लेवल से, और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिख रखा है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा कलर हम ये दूसरा ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ब्लू कलर है ही, थोड़ा सा इसे पतला कर लिया जाता है और स्टार्ट किया जाता है अपने लेक्चर को। ठीक, स्क्रॉल करके इसे थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। लिख रखे हैं लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस दैट द नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म टू स्टे लाइफ, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें जीवित रहने के लिए लाइफ प्रोसेस तो करना ही करना है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना तो कंपलसरी है। रिस्पायरेशन, यदि खाना खा लिए हैं तो उससे एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो रिस्पायरेशन करेंगे। अब रिस्पायरेशन के अलावा क्या होता है, एक होता है सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सर्कुलेशन होता है। बताइए, यदि हमें एनर्जी मिल गई हो तो हमारे पूरे बॉडी को क्या चाहिए, ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्कीटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यदि आप खाना खा लिए हैं तो उससे क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ वेस्टेज निकलेगा, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये लिख रखा लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या होता है, लाइफ प्रोसेस जरूरी है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन, ईटीसी। ठीक, अब क्राइटेरिया ऑफ लाइफ में क्या क्राइटेरिया है, पहले हमें क्या करना है, लाइफ में हमें क्या करना, ग्रोथ करना है। ग्रोथ तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारा मूवमेंट, मतलब क्या होता है, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। ठीक, मोमेंट है। ठीक, ये आपका था। न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक करता है, अंदर लेता है और यूटिलाइज करता है, किसके फॉर्म में, एनर्जी के लिए, और किसके लिए, फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ईटीसी। ये सब सारी चीज़ें न्यूट्रिशन के ईटीसी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब देखो, एक्सक्रीट द वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद क्या करता है, यदि न्यूट्रिशन ले लिया है तो उससे कोई भी ना कोई वेस्टेज प्रोडक्ट निकलेगा जो एक्सक्रीशन के द्वारा क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देख लेते हैं कितने तरह के होता है। न्यूट्रिशन देखा जाए तो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, नाम से ही पता है, कहते हैं हमारा ऑटोमेटिक है, मतलब अपना काम सेल्फ कर लेना। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ देखिए, नाम से ही पता, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब क्या होता है, नरिशमेंट करना। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ऑटोट्रॉफी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं।
ठीक, तो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, अपना जो भोजन बनाएंगे किस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉफ में अपना भोजन ये देखा जाए तो प्रोसेस पहला फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन ऑटोट्रॉफ बनाते हैं। जैसे फोटो में क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, यानी लाइट को कंबाइन करके अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, तो उसे ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत रखते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे आप फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में यदि क्या चाहिए बताइए, यदि उसे खिलौना बनाना है तो प्लास्टिक चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में कि नहीं, रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक चाहिए। तो प्लास्टिक कहाँ से आता है, इंडस्ट्री जो खरीदती बहुत बड़े बड़े जो कूड़ी की दुकान होती है उससे खरीदती, तो रॉ मटेरियल के तौर में क्या हो गया, प्लास्टिक, खराब प्लास्टिक हो गया कि नहीं, तो उसे क्या होता है रिसाइकल करके वो दोबारा बना लेते हैं। उसी तरह से रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, अब इक्वेशन की बात की जाए तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इक्वेशन आपके नीचे, अभी देखो करिए, रॉ मटेरियल कार्बन डाई के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लिए हैं। उसके बाद हमने क्या लिया, 6 कार्बन ले लिया और 6 पानी ले लिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O। अब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में देखिए करिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए। इससे भोजन बनाएगा तो सबसे पहले वो अपना क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद हमारे लिए ऑक्सीजन बनाएगा, और खुद के लिए क्या देखो एनर्जी के फॉर्म में बना लिया कि नहीं। तो इस इक्वेशन को आप लिख लीजिए, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो हमारा पहला ग्लूकोज बनाता है, ये एक्चुअली ग्लूकोज का फार्मूला है। ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, एनर्जी कंजर्व होती है लाइट एनर्जी टू सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखिए अभी जो सन से एनर्जी आ रही तो किसके फॉर्म में थी, लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के रूप में, और जो प्लांट अपना भोजन बना के स्टोरेज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल क्या होता है, रोल ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल का सबसे बड़ा रोल होता है, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में। देखो क्या करता है, ट्रैप द सनलाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एनर्जी को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर क्या पूछा, फैक्टर फॉर ऑटोट्रॉफ क्या क्या चाहिए, पहला हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो चाहिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर वाटर चाहिए, फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए। उसके बाद एक हमारा टेम्परेचर चाहिए, यदि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो अभी देखो क्या ये पत्तियाँ थोड़ा सा मुरझा जाती हैं। ठीक, और बहुत कम टेम्परेचर रहेगा जैसे सर्दियों का समय में होता है, ठीक, तभी हमारा क्या होता है अच्छे से भोजन नहीं बन पाता है। ठीक, तब प्रॉपर अमाउंट में आपको भोजन चाहिए। जैसे कहते हैं अतकी भला न बरसना, अतकी भला न डूब, अतकी भला न बोलना, अतकी भला न चुप, न तो अधिक बोलना चाहिए न तो अधिक चुप रहना चाहिए। उसी तरह से प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या होता है, यानी सब कुछ क्या होता है मेंटेन चाहिए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर क्या होता है मेंटेन चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इवेंट स्टेप क्या होता है, इवेंट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा स्टेप, पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। इसके पास लाइट एनर्जी क्या करती है, लाइट एनर्जी जो करती है हाइड्रोजन यानी वाटर हो गया, वाटर को क्या करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिटिंग यानी ब्रेक करती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या टूटता है तो ग्लूकोज बनाता है कि नहीं, तो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है देखिए, यानी गैस यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से यूज कर लेता है और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है। कहने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, देखियो क्या होता है गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज कर लेता है और हमारे लिए क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या दिया, रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या यूज और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दे रखा है यानी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किससे, लैंड प्लांट को, एयर एक्वाटिक प्लांट, इन वाटर क्या हो गया, ये सब कुछ चाहिए इन्हें रॉ मटेरियल के तौर पे, और वाटर इन मिनरल फ्रॉम सॉइल, सॉइल से तो वाटर मिनरल जड़ तो लाता ही, इसी से अपना क्या भोजन हो बना लेते हैं।
ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपका हेट्रोट्राफ। हेट्रोट्राफ क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सेल्फ नहीं बना सकते, मतलब स्वयं नहीं बना सकते हो, वो हेट्रोट्राफ के अंतर्गत आते हैं। जैसे हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर, और ट्राफ मतलब क्या होता है? नरिश। यहाँ नरिशमेंट लिखना चाहिए, अरिशमेंट लिख दिया है, यहाँ पे एक्चुअली नरिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये मत कहना कि किचन में हम अपना स्वयं बनाते हैं, ये नहीं। परजेंस हम सनलाइट में अपना भोजन नहीं, हम किसी न किसी पे डिपेंड हैं। चावल ला रहे हैं, वो भी प्लांट से प्रोडक्ट है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं। जैसे आलू हो गया, वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं? तो वो सारा चीज़ें, ऑयल हो गया, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्या कहलाएगा? दूसरे से हम प्राप्त कर रहे हैं। प्लांट यानी प्लांट लैकिंग क्लोरोफिल, जैसे फंजाई हो गया। फंजाई जैसे क्या हो गया? आपके घर में मशरूम खाते हैं, वो भी तुम्हारा क्या हेट्रोट्राफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में नहीं अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो भी स्वयं बनाता है, मगर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट में बना देता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। पहला हमारा सैप्रोफिटिक, दूसरा हमारा क्या होता है? पैरासिटिक, और तीसरा हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, तो इसे हम देख लेते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डेकेइंग मैटर पे, प्लांट हो या एनिमल हो, उस पे ग्रो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? डेड और डेकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उस पर यदि ग्रो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। फंजाई, कुकुरमुत्ता देखे हैं कि नहीं? आप कुकुरमुत्ता यदि देखे होंगे तो कहाँ पर? आपके जहाँ पर खाद वगैरह हो गया, ऐसे डैम्प वगैरह रहेगा, उसमें देखिए क्या करे? ऐसे कुकुरमुत्ता छत्ते के फार्म में ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, तो बताओ डेड एंड डेकेइंग मैटर पे ग्रो किया कि नहीं? हो गया। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया भी क्या होता है? डेड एंड डेकेइंग मैटर पे ग्रो करता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड कहाँ से प्राप्त करता है? किसी दूसरी बॉडी से प्राप्त करता है, तो उसे उस तरह के हम क्या ऑर्गेनिज्म को, न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब इसमें देखा जाए तो न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमारा इंडो पैरासाइट, दूसरा हमारा एक्जो पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में हम आपको सटीक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी के घर आप जाते हैं, ठीक है, ससुराल वगैरह आदमी जाता है तो क्या कहते हैं? अरे जीजा आ गए, जीजा बैठी बैठी बैठी, बैठाते हैं आराम से, पहुना आ गए। ठीक है, तो बताइए ये हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो हम क्या है? पहुने के फॉर्म में मतलब क्या है? एक हम गेस्ट हैं, वो हमारे लिए क्या है? होस्ट है, और भोजन अब बनाएंगे बढ़िया एकदम से, कहेंगे चाय लाओ, पकौड़ी लाओ, बढ़िया बढ़िया एकदम से खाना बना के लाएंगे कि नहीं? तो उसी तरह से ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर होते हैं। जैसे आपके सर में ढीलो होंगे, ढीलो जिसे हम लाइस बोला जाता है। ठीक, तो वो क्या करते हैं? हम तो अपना खाना खा रहे हैं आराम से, ब्लड बल रहा है, तो ब्लड क्या करता है? अपना वो आराम से न्यूट्रिशन हमारे ढीलो अपने ब्लड से क्या ले अपना भोजन ले लेता है। तो यदि वो बाहर है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्जो पैरासाइट। कभी कभी देखे होंगे पेट में, सुने होंगे केंचुआ पड़ जाता है, जो एस्कैरिस होता है। ठीक है, एस्कैरिस पड़ जाता है। ठीक, तो वो आपका वो यदि पड़ जाता है तो क्या होता है? देखे होंगे, यदि देखे होंगे तो क्या कहा जाता है कि वो हमारे पेट के अंदर न्यूट्रिशन लेता है। मतलब बना बनाया खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत में, वहाँ पर जाकर रहता है। उसके बाद बना बनाया भोजन आराम से वहाँ जाता है, वो आराम से वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है। तो उससे हम क्या, हमारे शरीर के अंदर है कि नहीं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंडो पैरासाइट। ठीक, चलिए अब न्यूट्रिशन यहाँ पर आपका डिफिनेशन देखते हैं। इंडो पैरासाइट देखिए क्या दिया? पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर यदि रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए टैप वर्म हो गया और एक्चुअली राउंड वर्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे? इग्जो पैरासाइट पे। इग्जो पैरासाइट एकदम मस्त के साथ इग्जो पैरासाइट थोड़ा सा देख लेते हैं। इग्जो पैरासाइट के नाम से ही पता है, ठीक है, पैरासाइट लिव ऑन द बॉडी। किस पे? वहाँ पर इन द बॉडी था, यहाँ पर क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इग्जो पैरासाइट। जैसे लाइस हो गया, लीच हो गया, जोंक देखे होंगे ना, बाहर से पकड़ लेता है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? एक्चुअली इग्जो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ से नोट दे रखा, इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। ठीक है, देखो क्या दिया? नोट द पैरासाइट बेनिफिट वाइल द होस्ट यूजिंग द हार्मफुल। यहाँ पर क्या होते हैं? बेनिफिट करते हैं, उनके साथ साथ क्या, जबकि क्या करते हैं? वो भी नुकसान भी करते हैं। जैसे कास्कूटा प्लांट, ये पैरासाइट है, अगार यानी अगरवेला हो गया। जैसे
कभी कभी पेड़ पे आप देखे होंगे क्या, पेड़ के ऊपर एक दूसरा पेड़ हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। तो कहते हैं अरे यार पेड़ के ऊपर पेड़ हो गया, बहुत छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जो आपका मलेरिया पैरासाइट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत हरामी आदमी है। ठीक। तो ये था नोट के बारे में। आप जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन आप देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक। होलोजोइक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनिमल की बात की रहे, टेक इन होल फूड, अपना जो खाना जो है एंड गेट डाइजेस्ट इनटू द स्मॉल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। करने का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा रोटी आप थोड़ी ना खा सकते हैं, इसे क्या कर देते हैं, हाथ से पहले 4-5 टुकड़ा कर देते हैं। कितने लोग कई बार खा जाते हैं। ठीक। राक्षस तो बताओ, इतने छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए हम, हाथ से पहले छोटा टुकड़ा किया, फिर हमारे माउथ में जाएगा तो इसे और छोटा कर दिया जाएगा, और छोटा कर दिया जाएगा, उसको हमारे पेट में जाएगा जहाँ पर चर्निंग मोमेंट होगी। ठीक है। जैसे हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट करते हैं, वो क्या करेगा, फूड को एकदम से बढ़िया से कायम बना देगा। ठीक है। तो ये स्मॉल पार्टिकल में एंजाइम के द्वारा जाते हैं, वो क्या होगा, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग, सब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अब स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद आपका एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। ठीक है। स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहला होता है, कौन कौन सा स्टेप देखा जाए तो पहले क्या होता है, यानी इनगेशन, मतलब क्या होता है, पहले फूड को क्या कर दिया जाए, अंदर लिया जाता है। इन टेकिंग इन फूड को क्या कर दिया जाता है, अंदर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन क्या देखा, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड एब्जॉर्बेंट फॉर्म, मतलब क्या होता है, पहले भोजन को क्या करिए तो ब्रेक डाउन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में किया जाता है, उसके एब्जॉर्बेशन जिससे हम हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यूटिलाइज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी फूड गया उसे यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी एसिमिलेशन बोलेंगे। ठीक। एसिमिलेशन बोल दिए। उसके बाद इनगेशन क्या दे रखा है, ठीक, इनगेशन क्या दे रखा है, देख रखा है। इनगेशन के बारे में सुन लेते हैं थोड़े। रिमूव करना, यानी क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, इनगेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये चीज़ हम पर लिए हैं, अब हम ह्यूमन के केस में क्या करेंगे, देखेंगे न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे टेक किया जाता है, क्या सारी चीज़ें, पेट वगैरह सारा देखेंगे। ठीक। अल्मेट्रिक कैनाल, अल्मेट्रिक कैनाल में क्या देखना है, माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम होता है, उसके बाद एनस के द्वारा फूड हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम देखते हैं एक डायग्राम के जरिए। ये है आपका डाइजेशन का, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है। इसके बारे में सुन लेते हैं। देखिए, आप इसे ध्यान से देखिएगा और एकदम इजी वे में देखिएगा। ठीक है। देखिए, ये आपका माउथ वाला पोर्शन है। पहले माउथ वाले पोर्शन पे हम देख लेते हैं। ठीक है। माउथ वाले पोर्शन में क्या क्या होता है, इस पे दिखेगा, हाँ दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। आप देखिए, माउथ में क्या क्या पढ़ना है, पहले हमारा पढ़ना है लिप के बारे में। लिप मतलब ओठ के बारे में हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे, टंग के बारे में आते हैं, जीभ के बारे में आ जाएंगे, टंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, मगर अभी इजी वे में समझ जाएंगे। टंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ग्रंथ, यानी जो आपका ग्लैंड वगैरह बाद में बताया जाएगा। ठीक है। अब लिप्स के बारे में सुनिए आप, क्या लिप्स बताओ क्या करता है, फोड़ को, भोजन को क्या करता है, हम चबाते हैं जब होल्ड करके रखता है कि बाहर न निकल आए। ठीक है। कितने लोग खाते हैं बचर बचर, इसे ऊपर उगल देते हैं। ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया, ये लिप्स होल्ड करने का। टंग्स क्या करता है, मिक्सिंग करता है, किसका, मान लेते हैं फूड गया तो उसे सलाइवा मिक्स करता है। हमारे अंदर 3 ग्लैंड होती है, किसमें, माउथ में, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। 3 इधर 3 इधर, यानी 3 पेयर में रहती है, 6 होता है। ठीक। एक होता है पैराटॉइड ग्लैंड, एक होता है हमारा मैक्सिलरी, एक होता है सब मैक्सिलरी। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें उसमें होती हैं आपके ग्लैंड के अंदर। ठीक है। अब वो भी देखेंगे, उसमें देखेंगे स्लाइड में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टंग क्या करता है, मिक्स करता है फूड को। टीथ क्या करता है, टीथ के बारे में सुन लेते हैं।
टीथ क्या करता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका काम है, ये भोजन को क्या कर देता है, एकदम छोटे टुकड़े में काटने पीटने का, चबाने का, क्रश करने का काम करता है। ठीक है, अब इनका टिंग यानी ये आपका टीथ का थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं, 2 1 2 3 होता है, बटे कितना लिख देंगे, 2 1 2 3 हो जाएगा, इंसाइजर हो जाएगा, केनाइन हो जाएगा, प्री मोलर हो जाएगा और मोलर हो जाएगा। ये इतने तरह के आपके दांत होते हैं, इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर, इतने आपके दांत होते हैं। ठीक, इसमें आप यानी गुड़े 2 कर देंगे, आपका 32 दांत हो जाएगा। ठीक है, ये था माउथ के बारे में। माउथ हमारे भोजन यहाँ पर माउथ में हो गया। माउथ के बाद क्या, आइसोफेगस के द्वारा देखो करिए, ग्रास नली के द्वारा कहाँ पर पहुँच जाता है, हमारे स्टमक में। देखा जाए तो आइसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, दोबारा बात है, आइसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। ये केवल भोजन को क्या करता है, मुंह से कहाँ पर पहुँचा देता है, पेट में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा पेट में पहुँच गया भोजन, यहाँ से पेट में पहुँच गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करके तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना सही चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ से सुनिए स्टमक के बारे में सुनिए। स्टमक देखो क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 से 5 घंटा भोजन को क्या कर देता है, स्टोरेज किया रहता है। 4 से 5 घंटा भोजन इसमें आराम से पड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर पड़ा रहता था। जितने भी एचसीएल वगैरह होते हैं, बहुत सारे इसमें एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं। अब स्टमक के बाद हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यहाँ सामने। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ठीक यहाँ पर भी एक वाल होती है, एक वाल यहाँ होती है, एक दूसरा थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले लेते हैं, ये चलेगा। ठीक है, देखो ये ग्लैंड यहाँ पर एक यानी एक होता है, एक यानी एक वाल यहाँ होती है, एक वाल यहाँ होती है। इस वाले को वाल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। क्या, कार्डियक वाल बोल दीजिएगा। ठीक है, कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि हमारे हृदय के पास पाया जाता है, इसे हम कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। और यहाँ जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल कहते हैं। ठीक, ये 2 वाल होता है, यहाँ से भोजन वापस न चला जाए, यहाँ वापस चला, यहाँ से तो वापस कभी कभी चला जाता, मगर यहाँ से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन वापस आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, कोई कंडीशन, रेयर कंडीशन आ जाएगी, रेयर कंडीशन हो सकता है वहाँ से आएगा, नहीं तो जल्दी आता नहीं है। ठीक है, तो स्टमक यानी के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लंबाई में बड़ी होती है, किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। क्यों, इसकी जो थिकनेस होती है, मतलब मोटापा होता है, वो कम होता है, किससे, बड़ी आंत से, इसीलिए क्या होता है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले एक यहाँ से यानी क्या होता है, अपेंडिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मी फॉर अपेंडिक्स। देखा जाए तो हमारी बॉडी में इसका कोई भी काम नहीं, मगर यही हमारे इस जंक्शन पे, इसी जंक्शन पे क्या कहते हैं, ईसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती। कौन सी, ईसर्चिया कोलाई। ठीक है, ईसर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती है। अब हमारे लिए भी फायदा है और उसके भी लिए फायदा है। ठीक है, यहीं पर हमारा पाया जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुंच जाता है। ये तुम्हारा देखो कर दिया इतना बड़ा, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन ही है। यहाँ से जब ऊपर जाता है तो इसे हम असेंडिंग कलोन बोलते हैं। यहाँ कलोन वाला लिखा ना, तो असेंडिंग कलोन। अब यहाँ से देखो भोजन जा रहा है, ट्रांसफर कलोन, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कलोन। और यहीं हमारा जस्ट क्या होता है, एक रेक्टम वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, रेक्टम बोलते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्या कर देता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी तरह से वाटर को मान लेते हैं आपका स्टूल, मतलब क्या, लैट्रिन को यदि ज़्यादा देर तक हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, मतलब रोक के रख करते हैं, तो हमारा स्टूल क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है कि नहीं, क्योंकि रेक्टम वाले पोर्शन से ज़्यादा क्या होता है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर चला आ जाता है, एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये था पूरा अल्मेट्रिक कैनाल के बारे में। अब ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा सुन लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड के बारे में सुन लेते हैं। ग्लैंड हमारा क्या होता है, माउथ में देखा जाए तो हमारा क्या होता है, माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, वो भी कितने, 3 पेयर में पाई जाती, यानी 3 एक साइड होता है गाल के, 3 एक साइड होता है। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड, वहाँ पर एक ग्लैंड होता है। उसके बाद हमारा जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, ये लीवर होता है। यहाँ से देखिए कर, ये लीवर हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए लीवर लिख रखा है। लीवर क्या होता है, लीवर देखा जाए तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ी ग्लैंड। ठीक, सबसे बड़ी ग्लैंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा यहीं पर आपका क्या होता है,
गाल ब्लैडर होता है जो लीवर क्या होता है, बाइल बनाता है, उसे कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, ऐसा नहीं कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में इकट्ठा करता है। ठीक है, इकट्ठा करता है। कोई पूछेगा सर इतना बड़ा लीवर है तो इतना छोटा गाल ब्लैडर कैसे स्टोरेज कर लेता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी को निकाल देता है, एकदम से प्योर कॉन्सेंट्रेशन निकाल के वहाँ पर स्टोरेज करता है बाइल के अंदर। और ये देखो बाइल डक्ट आ जाती है, देखो यहाँ से देखो क्या किया, बाइल डक्ट जा रहा है कि नहीं, और इसे बाइल में क्या कर देती है, स्टोरेज करती है। ठीक, और एक ग्लैंड हमारे यहीं पर होती है, पैंक्रियाज होती है। ठीक, पैंक्रियाज के बारे में सुन लीजिए, नाम सुने होंगे, कहते हैं थायराइड हो गया। ठीक है, पैंक्रियाज देखा जाए तो इंसुलिन हार्मोन निकालती, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन निकालती जो शुगर लेवल को हमारे शरीर में मेंटेन करता है। और ये जब निकलना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारे अंदर शुगर की अधिकता हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं शुगर हो गया बाबू। ठीक है, शुगर हो गया तो ये शुगर इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, उसे यदि लगा दिया तो शुगर लेवल हमारे अंदर मेंटेन हो जाता है। ठीक, ये था टोटल किसके बारे में, डाइजेस्टिव के बारे में। ठीक, चलिए हम नेट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। चलिए ये अब हमारी स्लाइड दोबारा आ गई, इस पे हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या कहें, माउथ पढ़ें, आइसोफेगस देखें, स्टमक देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन देखें, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ देख रखे हैं। और कुछ ग्लैंड देखे हैं, उस ग्लैंड का चार्ट आपको यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये ग्लैंड का एक्चुअली चार्ट है, कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती है, सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ से देखिए एक टेबल दे रखा, आर्गन हो गया। ठीक है, आर्गन हो गया, कौन सा ले लें, कलर इस कलर को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर आपको क्या दे रखा है, यहाँ से ग्लैंड वगैरह का नाम ले रखा है। ठीक है, पहले माउथ में देख लेते हैं कौन ग्लैंड पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या निकालती है, सलाइवरी एमाइलेज निकालती है, लाइसोजाइम निकालती है, बहुत सारी निकालती है, मगर आपको जो सिलेबस में वही देखना है। ठीक है, एमाइलेज होती है जो कन्वर्ट करती है स्टार्च को, क्या करती है, शुगर में कन्वर्ट करती है, क्या, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। बातें किस में, आइसोफेगस के द्वारा कहाँ हो गया, हमारा स्टमक में, यानी भोजन पहुंच गया। स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो पहला निकालता है देखा जाए तो यानी क्या होता है, हाइड्रोलिक एसिड, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम शार्ट में इसका फार्मूला HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया डेट इंटर विद द फूड, यानी फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आए हैं तो ये HCl पहले उन्हें मारेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या करेगा, दूसरा देखा जाए मैक द मीडियम, यानी मैक द मीडियम एल्कली फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन केवल एल्कली मीडियम पे ही अपना एक्शन करता है, तो उसे यानी उसे प्रोवाइड करने के लिए एल्कली मीडियम बनाया जाता है। ठीक है, अब पेट में दूसरा पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सी नहीं पेप्सिन पाया जाता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करता है। कोई पूछेगा प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो बताइएगा पेप्सिन। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपका यहाँ से म्यूकस हो गया। ठीक, म्यूकस क्या करता है इसके बारे में सुन लीजिए आप, देखिए म्यूकस द इनर लाइन ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरेजन एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एसिड, नाम सुन कहते होंगे। देखिएगा ये पेट आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यानी आपका एक्चुअली देखा जाए तो ये पेट है। ठीक है, यहाँ वाल लगा देते हैं, देख ये आपका पेट है, कहते हैं लोग यानी मुर्गा वगैरह से मांस कुछ भी खाएं तो डाइजेशन हो जाता है, मगर हमारा पेट क्यों नहीं डाइजेशन होता, इसके यानी इसके जो परत होती है इसके लिए ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूकस, और इसके ऊपर इपीथीलियम की क्या आ जाती है, एक पतली पन्नी पाई जाती है, जिससे क्या करता है, पेट को प्रोडक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से, इसलिए ना होता तो HCl अपना पेट को ही डाइजेस्ट कर देता। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और चलते हैं हम किस पे, आप चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम चले जाते हैं। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देखिए अभी वहाँ पर बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ पर खोला, जब पेट हमारा क्या कर अपने भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालना चाह रहा था, तो जस्ट ऊपर उसके क्या था, लीवर था, जो क्या करते हैं यानी बाइल जूस को निकाल रहा था। ठीक, अब बाइल जूस के बारे में सुन लेते हैं। यहाँ से पहला पोर्शन दे रखा है, मैक द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होता है उस पर एक्शन करता है, किस पे, एसिडिक मीडियम पे। ठीक है, ये आपका एक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद दे रखा है, यानी सेकेंड पॉइंट दे रखा है, ब्रेक डाउन लार्ज फैट को क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में बताता है, जो एंजाइम कैन एक्ट अपॉन देम, मतलब क्या होता है, जैसे फैट आप वो खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है, जो इसे क्या करता है, इतना बड़ा बड़ा होगा तो इसे क्या करता है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, इसके ऊपर क्या होता है, बाइल डक्ट एक्शन करता है, इसे गोल गोल इसके ऊपर पूरा बना लेगा लेयर, और आराम से इसे डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, चलिए आते हैं किस पे, हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दे रखा है,
पैंक्रियाज दे रखा है। पैंक्रियाज क्या करता है, अभी देखिए हम बोले हैं पैंक्रियाज क्या करता है, एमाइलेज निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करता है। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये सब याद रखिएगा बाबू। ट्रिप्सिन जो कन्वर्ट करता है किसी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन करता है। उसके बाद आता है एक्चुअली लाइपेज आता है। लाइपेज क्या करता है, जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। कौन, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। कौन, लाइपेज करता है। ठीक, ये था इसके बारे में। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या होता है, मोस्टली डाइजेशन ख़त्म हो गया। अब जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है, रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन देख लेते हैं। रिस्पायरेशन देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और यानी एज इट इज आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक, एनसीईआरटी का डाटा है बाबू। ठीक, आप आराम से लिख दीजिएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक, जो हम खाना खा लिए, अब देखो ऑक्सीजन जाएगा तभी तो डाइजेशन होगा प्रॉपर अमाउंट में, तभी एनर्जी निकलेगी। तो हमारा ये रिस्पायरेशन देखा जाए तो 2 तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, पहले इसे देख लेते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया यहाँ से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारा क्या होता है, सांस जब कोई लेता है, यानी टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये था। अब आते हैं किसी सेकंड पॉइंट पे कि देखा जाए तो इंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन जब होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। और इंड प्रोडक्ट में इसमें देखा जाए तो क्या बनेगा, एथेनॉल, मतलब C2H5OH निकलेगा, जैसे हम एथिल अल्कोहल से नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं किस पे, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे पे मोर एनर्जी रिलीज, यदि देखा जाए तो एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। मतलब कितना, 38 ATP निकलती है। कितना, 38 ATP निकलती है। ठीक, मतलब समझे होंगे ना, ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो क्या होता है, करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल को एनर्जी इसी के फॉर्म में यूज करता है। ठीक है, और देखा जाए इसमें देखा जाए तो लेस एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 8 से 10 ATP निकलती है। ठीक, अब आते हैं किस पे, चौथा पॉइंट पे आते हैं, टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये मतलब क्या होता है, जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसमें देखा जाए टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म केवल अंदर होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एकदम अच्छे से ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक ग्लूकोज को यदि ब्रेक किया जाता है, कितना, 38 ATP एनर्जी निकलती है। ठीक है, 38 ATP निकलती है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस, इनकम्प्लीट यानी क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसमें एनर्जी कम निकलती है। इक्वेशन देखो क्या दिया, यानी मोर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ ही बैक्टीरिया, यानी कुछ ही हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखना कंपलसरी। देखो, इस अकर इन सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे कि ईस्ट हो गया, सर्टेन टिश्यू हो गया, आप हायर ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन बीइंग में हमारा देखो तो बिग, यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, जब जिम वगैरह करते हैं तो हमारा क्या होता है, मसल बहुत तेज दर्द करने लगता है, क्योंकि डिमांड वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पर नहीं हो रही, तो वहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। और कौन क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मसल क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, और ये था छठा पॉइंट। 7वें पॉइंट पे आते हैं, इक्वेशन देखा जाए तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज पहले विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमारा क्या बनता है, पानी बनता है प्लस एनर्जी बनती है। और इसमें देखा जाए इक्वेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर सोनी, यहाँ से इक्वेशन की बात की जाए, 7वां नंबर है ना, तो ये पूरा हमें देखना पड़ेगा। ठीक, इक्वेशन इन ईस्ट में देखा जाए तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है, फिर एथिल अल्कोहल में टूटता है, फिर
पानी निकलता है, फिर एनर्जी निकलता है। हमारे मसल की बात की जाए, हमारे मसल में क्या होता है, मसल की बात की जाए तो पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या होता है पायरुवेट में बदलता है, फिर लैक्टिक एसिड बन जाती है, तब जाके एनर्जी निकलती है। ठीक, लैक्टिक एसिड हमारे लिए क्या होता है, जो नुकसानदायक होता है और सब ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद है, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं, कुछ यहाँ से हम देख लेते हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, और सारा क्या देखा, सम कॉमन फीचर ऑफ द रिस्पायरेटरी आर्गन, कुछ आर्गन हैं। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पायरेटरी गैस, यदि जितना भी सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन होगा रिस्पायरेटरी गैस का। जैसे एल्बुलाई होगा। ठीक है, अभी आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा। थिन परमिएबल वाल होती है जो क्या करती है, इंश्योर इजीली डिफ्यूज हो जाती है एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी इजीली डिफ्यूज हो जाती है और एक्सचेंज ऑफ गैस को आराम से कर सकती है। और क्या पूछे, यानी क्या होता है, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आर्गन को क्या करता है, हाई यदि ब्लड सप्लाई होगी तो वहाँ पर क्विक ट्रांसपोर्ट होगा किसी भी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजी जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ से गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, यानी प्लांट में कैसे गैस एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। दूसरा दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहला हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तू भाई तू कहाँ से आ गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है और हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को कितनी ज़रूरत है उस गैस की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, ये था रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, अब नीचे चलिए स्क्रॉल करके चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं एनिमल में कैसे होता है, फिर ह्यूमन रिस्पायरेटरी का आपका एक डायग्राम हम आपको दिखाएंगे। ठीक, डे टाइम में देखा जाए तो प्लांट क्या करता है, तो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। डे टाइम में देखा जाए तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गिव करता है। डूरिंग द रिस्पायरेशन ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, अब जब रिस्पायरेशन करता है तो हमारे ही तरह यूज करता है, जैसे ऑक्सीजन यूज करता। जो आप फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, ऑक्सीजन निकाल रहा था, हमारा क्या होता है C6 हो गया, H12 हो गया और O6 निकल, इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्या खुद के लिए पानी यही निकलता है कि नहीं। तो यही सेम टू सेम प्रोसेस जैसे हम सब लोग करते हैं वैसे प्लांट भी करता है। ठीक, नाइट टाइम में देखा जाए तो ओनली रिस्पायरेशन करता कौन, प्लांट, और हमारा क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता और मेजर क्वांटिटी में। इसलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम भी रिस्पायरेशन कर रहे हैं, वो भी रिस्पायरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल में देख लेते हैं हम। ठीक, एनिमल में देख लेते हैं आपका, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस पहला हमारा दे रखा टेरेस्ट्रियल, लाइक जैसे ऑक्सीजन होने चाहिए फॉर एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर में देखा जाए ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। ठीक है, और एक्वाटिक एनिमल में देखा जाए तो टेक प्लेस डिजॉल्व इन वाटर, जैसे विद द हेल्प ऑफ गिल के द्वारा क्या कर देते हैं, अपना रिस्पायरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन कंटेन करता है, यानी ऑक्सीजन देखा जाए यदि वाटर में है तो लो ऑक्सीजन कंटेन करता है, देयरफॉर द ब्रीथ फास्ट होती है, उन्हें क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। ठीक, और हम तो लोग सफिशियंट ऑक्सीजन लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ करें। ठीक है, कोपचे में घुस जाए तभी ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी आर्गन पे आते हैं। ठीक, ह्यूमन रिस्पायरेटरी आर्गन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं हम अपने डायग्राम पे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी आर्गन, देखिए ह्यूमन ये वाला पॉइंट पढ़ने से पहले हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये है आपके सामने डायग्राम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसे डायग्राम देखते चलते हैं। लिख रखा है पहले आपको क्या, देखो नोजल पैसेज, यानी नोजल पैसेज के द्वारा, नाक के द्वारा क्या जाएगा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा। मगर नाक में क्या क्या चीज़ होती है इससे पहले देख लेते हैं। ठीक है, नाक में हमारी क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती हैं, जो क्या कर देती हैं, यदि ऑक्सीजन यदि ड्राई है तो उसे पहले क्या कर देती हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारे अंदर नाक के अंदर हेयर प्रेजेंट होता है कि नहीं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जितने भी उसे ट्रैप कर लेते हैं, केवल शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है तो क्या कर देते हैं, कितने लोग होते हैं अंगुली से निकाल देते हैं, जिसे नेक्टी बोलते हैं, हत्ते। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, मगर अच्छी चीज़ें हैं। ठीक, हमारा देखो प्रोटेक्शन कितना खतरनाक होता है। और यहाँ से देखो क्या, ये माउथ कैविटी दे रखा, लैरिंग्स और एक दे रखा फेरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स और फेरिंग्स यहाँ से दे रखा है।
ठीक। लैरिंग्स की बात की जाए तो कॉमन पाथवे होता है किसका, यहाँ सॉरी फेरिंग्स की बात की जाए तो ये वाले पोर्शन पे क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है डाइजेस्टिव फूड एंड विंड पाइप का दोनों का। और यहाँ लैरिंग्स आ जाता है किस में, लंग्स में चला जाता है। ठीक, इसके बगल में क्या होता है, ट्रैकिया। आप अपना गला जब देखेंगे क्या होता है, एक ऐसे सी शेप का ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे बहुत सारे सी शेप का स्ट्रक्चर बना होता है इन्हें, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखो रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग बनी होती है जो लंग्स में जाके खुलती है। ठीक है। तो यहाँ से चले आए, अब हमारे का रिब केस तो जान ही रहे हैं, जो हड्डी ऊपर हमारे होती है। ठीक। और यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला पोर्शन एक है, ये लंग्स है। लेफ्ट वाला लंग्स देखा जाए, लेफ्ट वाला लंग्स देखा जाए तो क्या होता है, हल्का सा दबा होता है, क्योंकि हार्ट हमारा जो फोर्थ चेम्बर है हल्का सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, टिल्ट होता है, मतलब इधर थोड़ा सा झुका होता है। इसीलिए क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला लंग्स क्या होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड छोटा होता है। ठीक। रिब तो समझ जाए। डायफ्राम क्या होता है, जो ऐसे शेप यहाँ से बनाता है उसे हम क्या करते, डायफ्राम कहते हैं, जो रिस्पायरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद कहाँ पर पहुँच जाता है हमारा, इसके द्वारा यहाँ से पहुँच आता है तो यहाँ से ऐसे कट जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक। उसके बाद बहुत सारा क्या, देखो ऐसे यहाँ से आया ऐसे कट गया, जिसे ब्रोंकाई बोल रहे हैं, फिर ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेंक्यूल बोलते हैं, ब्रेंक्यूल बोल दिए। और उसके बाद हमारा क्या बनाता है, एयर सैक बनाता है, जो आपका एक डायग्राम उठा के यहाँ दे रखा। और एयर सैक के अंदर क्या होता है, एल्वुलाई होता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर, सॉरी ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। ठीक। तो ये था डायग्राम रिस्पायरेटरी सिस्टम का। चलिए अब हम डायग्राम देख लिए, तो आप ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम देखिए क्या देखें, अभी हम पढ़े हैं नोजल के, देखो क्या दिया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या नोजल कैविटी में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंकियाई में जाता है, फिर ब्रेंक्यूल में जाता है, एल्वुलाई में जाके क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस वहाँ पर जाके आपका एक्चुअली हो जाता है। ठीक है। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है थ्रोट रीजन पे, जो क्या करती है, इंश्योर दैट ट्रैकिया होती हैं और एयर पैसेज होती है डज नॉट कोलैप्स वेयर ऑफ द लेस एयर इन इट्स, मतलब क्या मान लेते हैं पूरी उड़ी खा लिए हैं, बाल बाल ये पूरी हुर लिए हैं, तो क्या कार्टिलेज ऐसे सी शेप को होने के कारण थोड़ा सा तब फैल जाएगी, आराम से चल जाएगा। और ये यदि जो गोल बना दिया जाए तो कोलैप्स कर जाएगा कि नहीं, हुर लिए तो वहीं पर अड़स जाएगा, तो यानी लाठी डाल के ऐसे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक। ये होता है, इसीलिए कार्टिलेज सी शेप का बनाया जाता है, भगवान भी जान रहे थे। ठीक। लंग्स पे आते हैं, उसके बाद कहाँ पर चल जाता है, लंग्स में चला जाता है। प्रजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, लंग्स कहाँ प्रजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रजेंट होता है। रिब केज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसे प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक। और देखा जाए तो यानी दे आर स्पोंजी नेचर का होता है, इलास्टिक बैग की तरह होता है। कॉन्स्टिट्यूसिंग ऑफ द ब्रोंकियाई होता है, ब्रेंकियोल होता है, और एल्वुलाई, उसी के अंदर सारी चीज़ें प्रजेंट होती हैं। ठीक है। अब ये था इसके बारे में, अब देख रखा है यहाँ से दे रखा है रिस्पायरेटरी अकरेंस इन 2 फेजेस, यानी रिस्पायरेशन कितने फेज में होता है, 2 फेज में होता है। पहला हमारा दे रखा एक्सटर्नल ब्रीथिंग होती है, विच इज मैकेनिकल प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल ब्रीथिंग होती है मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ये जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक। और इंटरनल देखा जाए तो हमारा का सेलुलर लेवल पे जाके, यानी हर एक सेल पे जाकर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअली रिस्पायरेशन बोलते हैं, वो भी कौन, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ की समझना हो तो तुम्हें 3 चीज़ पढ़ना पड़े, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के बारे में सुन लीजिए, जब ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लिया जाता है, किसी भी ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर की तरफ निकाला जाता है, इन मतलब क्या होता है, अंदर होता है कि नहीं, इन कहते हैं। इन मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। अब आता है एक टर्मिनोलॉजी एक्सहेलेशन। एक्स मतलब क्या होता है, एग्जिट डोर, मतलब बाहर जाना, बाहर होता है ना। तब बताइए, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन हो गया, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं कि अपने शरीर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन बोलेंगे। ठीक। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ से दे रखा है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ से दे रखा, देखो करिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपने आप रिस्पायरेशन कर लेते हैं। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर वो कोई एक सेल है, बताइए इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मतलब कमी है, मतलब O2 की कमी है, बाहर की तरफ O2 की अधिकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो 21% ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है,
जब ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। तो मतलब ये भी नहीं समझ में आया, तो ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती कम की तरफ मूव करती है, ठीक है, उससे हम डिफ्यूजन करते हैं। जैसे आप कमरे में अगरबत्ती सुलगाए हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगरबत्ती सुलगानी है तो बता पूरे कमरे में कैसे घुस जाता है, देखो यहाँ पर धुएं की मात्रा क्या है, ज़्यादा है कि नहीं, तो कम की तरफ ऐसे मूव करेगा, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअली डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये बताओ 21% हमारे बाहर है तो क्या सेल के अंदर जाएगा कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। अब एनिमल की बात की जाए, एनिमल एज द बॉडी साइज क्या होती है, लार्ज होती है, यूनिसेलुलर एलोन इज नॉट इनफ। मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन देखा जाए तो हमारे अंदर केवल हो तो नहीं होगा। जैसे हमारे पैर को यदि ऑक्सीजन चाहिए तो डिफ्यूजन सालों लग जाएंगे, ठीक है, 2-3 साल लग जाएंगे ऑक्सीजन पहुँचाएंगे, तब तक आदमी मरा जाएगा, ठीक है, पूरी उड़ी बटने लगाई थे, ठीक है। यदि उसके लिए क्या चाहिए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड, जिससे क्या कहते हैं हम, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी क्या होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी के कारण रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है और एक सेल को यानी सेल ले जाकर आराम से ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देखो रिस्पायरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, प्रेजेंट इन द यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेसेल्स होता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। एक बार में क्या होता है, 4 ऑक्सीजन को ये एक्चुअली ट्रैप करता है, ऐसे 4 ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और हर सेल को ले जाकर आराम से ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थोड़ा आराम से बाहर निकल जाती है। इट इज़ ए वेरी हाई यानी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या करता है यानी एफिनिटी होता है। मगर यहाँ पर एक ऑब्सेप्शन है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि रख दिया जाए और ऑक्सीजन रख दिया जाए और यहाँ से एक्चुअली हीमोग्लोबिन रख दिया जाए तो सबसे तेज, जैसे मान लेते हैं आपकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक, तो बताओ किससे आप बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ, मान लेते हैं ये तुम हो, ठीक है। तो उसी तरह से हीमोग्लोबिन होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन रखा कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का फॉर्म होता कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के कंपेयर में देखा जाए तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 गुना तेजी से, कितना, 200 गुना तेजी से ट्रैप करेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसीलिए देखा कभी कभी सुने होंगे पेपर में कि अंगीठी जला के कमरे में सोए थे और मर गए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कोयला जलाया जाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है। और ये एक मीठी गैस होती है, आराम से सूंघते सूंघते राम राम हो जाएंगे, राम राम सत्य दही चूरा गप है, ठीक है। तो यही काम होता है हीमोग्लोबिन से। एक ऑब्सेप्शन है कि आपका हीमोग्लोबिन से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज़ी से ट्रैप करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब आते हैं किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो वाटर में घुलाया जाए तो सबसे तेज कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है। इट सो गेट डिजॉल्व इन ब्लड इन 10 ऑर्डर ट्रांसपोर्ट, वो ब्लड के ट्रांसपोर्ट, ब्लड में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और ऑक्सीजन आराम से कहाँ पर चला था, हट पंप करके क्या करे, बाहर भेज देता है, बाहर से कहाँ पर पहुँच जाता है, हमारी बॉडी उसे कहती है जाइए भाई बाहर जाइए, तो ठीक, तो ये हमारा होता है। उसके बाद एक आता है टर्मोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को जो कैरी कर जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर लेते हैं यार बहुत तेज़ी से, यहाँ से दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा है कि नहीं, तो ये हमारा प्रोसेस इसके अंतर्गत होता है, ठीक। अब आते हैं कि इस पर हम, ये रिस्पायरेशन था, अब आते हैं कि इस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या दिया, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग यानी ब्लड। ब्लड क्या होता है, हमारे शरीर में देखा जाए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। मान लेते हैं पूरे बॉडी वेट का केवल 7% आपके अंदर ब्लड है। जैसे मान लेते हैं आप 50 किलो के हैं, 50 किलो गुड़े 7 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो से 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आपके शरीर में कितना, यदि 50 किलो के होंगे तो 3 लीटर 3.5 लीटर ब्लड आपके शरीर के अंदर है। मतलब हमारे पूरी बॉडी वेट का, मतलब बॉडी वेट का कितना, 7% ब्लड हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो अब ब्लड के बारे में सुन लेते हैं। ब्लड देखा जाए तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब टिश्यू 9th में पढ़े होंगे तभी बताया गया होगा। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है,
ठीक है। और इसमें देखा जाए कंपोनेंट होता है कैसा, देखो कर दिया, ये बहुत सारे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह नाम सुने होंगे, प्लाज्मा सुने होंगे, सारा चीज़ें। ठीक, इसमें क्या क्या होता है देखिए, ब्लड में देखा जाए तो फ्लूइड मटेरियल जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, फ्लूइड मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी जिसे हम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट सस्पेंड इन प्लाज्मा, प्लेटलेट सस्पेंड इन प्लाज्मा इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है इसके बारे में सुनिए, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्टेज को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब ब्लड का यहाँ से हम फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड का फंक्शन देख लेते हैं, यानी कुछ काम उम है कि नहीं, कैसे निठल्ले बैठे हैं पड़े रहे हैं। ठीक, देखिए कर दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैस, यानी जो रिस्पायरेटरी गैस होती है उसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या देखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्टेड प्रोडक्ट, वेस्टेड प्रोडक्ट को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करके किसके पास ले जाता है, किडनी के पास। किडनी क्या करता है, भाई आयो तो जाना है। ठीक ठीक, तो ये क्या करता है, उसे फिल्टर के द्वारा क्या करते, जाइए नमस्ते सर, बाहर जाइए, बाहर निकाल देता है। ठीक है, और देखो यानी डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, हमारे अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का नाम सुने होंगे, जो क्या करता है, या ये इतना मारेंगे बरियारे की मनाही हो जाएंगे। ठीक, ब्लड में कोई भी पैथोजन यदि इंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी वहाँ तैयार है पीटने पाटने के लिए। जैसे क्या होता है, जैसे बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, क्या करते हैं, बदमाश पाले रहते हैं, इससे मारोगे तो हम बल भर तुम्हें पीट देंगे। तो उसी तरह से ब्लड के अंदर क्या होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है जो बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, आपके क्लास में भी बहुत खतरनाक लोग होंगे। ठीक है, जो पीटने पाटने का काम करते होंगे। ठीक है, तो ये था किसके, ब्लड और ब्लड का काम के बारे में। अब आते हैं कि इसमें ब्लड वेसल्स के यानी में वेसल्स क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से सुन लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। आर्टीज होती है, वेंस होती है, कैपिलरी, यानी तीन चीज़ हमारे ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। आर्टीज हो गया, वेंस हो गया, कैपिलरी हो गया। अब आर्टीज के बारे में आते हैं। ठीक, देखो आर्टरीज क्या करती हैं इसके बारे में सुन लेते हैं। आर्टरीज हो गया और वेंस में डिफरेंस पूछा है हमसे, यही पूछा है ना। चलिए, अब आर्टरीज और वेंस के बारे में देखा जाए तो आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, थिक वाल होती हैं, और यानी वेंस क्या होती है, थिन वाल होती है। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो क्या होती हैं, डीप सीटेड होती हैं, मतलब कि हमारे अंदर ज़्यादा अंदर होती हैं। ठीक है, आर्टरीज। और वेंस क्या होती हैं, कैरी ब्लड टू द हार्ट, यानी टू द हार्ट की तरफ ले जाती हैं, सॉरी टू द हार्ट, यानी ब्लड से ले जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से टू द हार्ट की तरफ ले जाती हैं जी। ठीक, कैरी ये क्या करती हैं, वेंस देखा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेकर जाती हैं। हार्ट क्या करता है, उसे हार्ट पंप करके कहाँ पर पहुँचा, लंग्स में पहुँचा देता हो बाहर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है। इसमें देखा जाए तो यानी अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी उसकी तरफ ले जाता है। ठीक है, और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इसमें देखा जाए तो वाल प्रेजेंट होती है, इसमें वाल अब्सेंट होती है। ठीक, ये आर्टरीज और वेंस के बारे में है। ठीक है, अब यहीं से हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हार्ट का जो ये वाला पोर्शन है। कहाँ तू जा रहा भाई, तू यहीं पर रहा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक फिगर दिखाते हैं, एक फ्लो डायग्राम है, उससे आप अच्छे से समझेंगे कैसे क्या चीज़। ये आपके सामने हार्ट का डायग्राम है। ह्यूमन हार्ट देखा जाए तो कितना चेंबर होता है बाबू, 4 चेंबर होता है। एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम यानी LA, यानी बताइए ए हमेशा ऊपर रहेगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ है तो राइट आर्ट्रियम यहाँ रहेगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल इधर रहेगा तो आपका राइट वेंट्रिकल इधर रहेगा। ठीक, वेंट्रिकल लिखना चाहिए, क्या लिख रहे हैं जी, LA लिख देते हैं और RA लिख देते हैं, LV लिख देते हैं और RV लिख देते हैं। इतना हमारा 4 चेंबर हार्ट होता है। ठीक है, अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और सुन लीजिए। आर्ट्रियम हमेशा 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 हमेशा, कितनी बार हमेशा बोले, गिनते रहिए, हमेशा हमेशा क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा। क्या करेगा, हमेशा रिसीव करेगा। और वेंट्रिकल हमेशा 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 बॉडी की तरफ ब्लड को भेजेगा। इतना याद रखिए आप। ठीक है, इतना होता है इसके बारे में। 4 चैम्बर होता है, देखिए कर दिया, ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, ये आप चैम्बर तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, और ये देखो कर दिया सेप्टम होता है, जो क्या कर देता है, सबको डिवाइड अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, अब इसी के नीचे हमारा एक फ्लो डायग्राम है, हार्ट और लंग्स से रिलेटेड एक डायग्राम है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक सुंदर सा डायग्राम।
ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसे आप ध्यान से पूर्वक देखिएगा, एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। ये आपका मान लेते हैं लंग कैपिलरी हो गई, ये लंग कैपिलरी हो गई। देखिए ये एरो देखिएगा, ये देखो क्या कर रहा है, ब्लड क्या लेके आ रहा है कि नहीं, यानी पल्मोनरी वेन्स, अभी हम वेन्स बोले हैं क्या, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ले जाती है, मगर यहाँ पर एक हमारा ऑब्सेप्शन है, यहाँ पर आप स्टार लगाइएगा, कितना 5 स्टार लगाइएगा, ठीक है। यानी वेन्स होती है केवल लंग्स के केस में, वेन्स हमारी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, किसको, ऑक्सीजनेटेड को ब्लड को ले जाती है। देखो कहाँ पर पहुँच गए, आपके हार्ट के पहले चेंबर में पहुँच गए, किसमें, लेफ्ट आर्ट्रिकल में, किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम यानी आर्ट्रियम में पहुँच गए, ठीक। उसके बाद पहुँच गए यहाँ से, उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लो, यहाँ से थोड़ा सा हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं, किसका सुंदर सा कलर ले लेते हैं, ठीक। देखिए क्या, यहाँ पर ब्लड यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ पर पहुँच गया, इस वाले चेंबर पे पहुँच गया, इस वाले चेंबर पर कहाँ पर घुमा के यहाँ लेकर आया, पूरे शरीर में ले जाके ब्लड को दे दिया, ब्लड को ले जाकर दे दिया। और सेम फ्लो क्या होता देखो करिए, अब यहाँ से देखो क्या कर दिए, अब हमारा सेम टू सेम आर्टरीज क्या करेगी, यहाँ पर आर्टरीज होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाइए, वेन्स हमारा क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके इधर ले जाएगी, और वेना केवा के द्वारा क्या करेगी, देखो वेना केवा के द्वारा कहाँ पर पड़ेगी, राइट आर्ट्रियम में ले पहुँचा देगी, और ये राइट आर्ट्रियम कहाँ कर देगा, उठा के आपका डाल देगा राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में डाल देगा। फिर हमारा क्या करेगी, यहाँ से आपका आर्टरीज, आर्टरीज देखो क्या कर रही है, अभी हमारा आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, मगर हमारा क्या होता है, एक ऑब्सेप्शन आ गए, 2 ऑब्सेप्शन आपको याद रखना है, दोबारा हम बता रहे हैं। यानी पल्मोनरी वेन हमारा क्या करती है, अभी वेन सुने होंगे, वेन सुने होंगे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है, मगर पल्मोनरी यानी लंग्स के केस में वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी आर्टरीज होती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, मगर लंग्स के केस में आर्टरीज हमेशा 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 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ये फ्लो चार्ट इसके बारे में था, ठीक है। और यहाँ से देखो कैपिलरी प्रेजेंट है, यहीं पर हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सही इसके यानी इसके वेन के अंदर ले लिया जाता है, कार्बन ऑक्सीजन को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या होता है, ये फ्लो चार्ट आपका तैयार होता है, ठीक। आप फ्लो चार्ट ये बना सकते हैं, ठीक। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए आप दोबारा देखिए एक बार, हार्ट यानी वेन्स और आर्टरीज में आप दोबारा देखिए, वेन देखो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है कि नहीं, किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है, और आर्टरीज क्या कर रही है, आर्टरीज जो रही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्सेप्शन है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हार्ट पे आते हैं, हार्ट हमारा क्या होता है इसके बारे में आप सुनिए थोड़ा सा, यहाँ से टू यहाँ हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट कहाँ ले जाती है, हार्ट के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा, हार्ट के बारे में थोड़ा सा और यहाँ से सुन लीजिए, हार्ट क्या होता है एक्चुअली। हार्ट दिल वाला हार्ट नहीं, वो वाला हार्ट नहीं जी, वो प्यार मोहब्बत वाला हार्ट नहीं है, ज़िंदगी वाला हार्ट है, ठीक है। वहाँ पर भी ज़िंदगी, तो लोग यार मर और जाते हैं, जहर और खा लेते हैं, फांसी उसी लगा लेते हैं प्यार मोहब्बत में, ठीक है। दिल दिया है, जान भी देंगे, जान भी देंगे तो पैसा दे देना चाहिए, 1 लाख रुपया दे देते हैं, प्यार मोहब्बत में गाड़ी दे देते हैं बाबू, मोबाइल का रिचार्ज की छोड़िए, ठीक। हमें नहीं, हम हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट देखा क्या होता है, इट इज ए मस्कुलर आर्गन, क्या होता है, मस्कुलर आर्गन होता है जो वर्क करता है पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये पंप करने का काम करता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इट इज साइड ऑफ आवर यानी फीस, हमारे क्या होता है छाती के यहाँ पर पाया जाता, छाती में पाया जाता है, हल्का तरफ लेफ्ट लंग्स की तरफ पाया जाता है, ठीक है। और देखा जाए इट हैज़ 2 साइड, इसकी कितनी साइड होती है, 2 साइड होती हैं, विच आर सेपरेटेड बाय द पोर्शन द ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू टू गेट ऑफ द मिक्स, यानी सेप्टम के द्वारा क्या कर देती हैं, देखो क्या करते हैं, ऐसे आप हार्ट देखे होंगे ऐसे 4 चेंबर होती हैं, ये जो बना रहे हैं सेप्टम के द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब देखा जाए इट हैज़ 4 चेंबर, ठीक है। अब देखा जाए 4 चेंबर, 9 में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो किसी में 2 चेंबर होता है, किसी में 3 चेंबर, किसी में 3.5 चेंबर, जैसे रेप्टाइल हो गया 3.5 चेंबर, ठीक। उसका एवीज हो गया, फिर मैमल हो गए, सबसे 4 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक। तो ये था हार्ट के बारे में। आते हैं किस पे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी 2 अपर चेंबर को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, आर्ट्रियम, और 2 नीचे वाले चेंबर को बोला जाता है वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइड वाला पहले आप देख लेते हैं, इनका फंक्शन आपको बहुत
अच्छे से याद होना चाहिए बाबू। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे वर्क करता है। लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स होता है और देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है फ्रॉम द लंग थ्रू द पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन्स के डी सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर इंटर कर गया। उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड इंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल वाल के द्वारा कहाँ पर पहुँच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप करता है, और हमारे यानी लार्ज आर्टरीज होती हैं और ऑर्टा होता है जो कैरी करते हैं आर पार्ट हमारी बॉडी को, पूरी हमारी बॉडी को क्या करके ले जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देती है। ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम हो गया। अब आते हैं किस पे, राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल पे काम पे आते हैं, ठीक है। यानी ये आपको वर्किंग बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, राइट आर्टरियम क्या होती है, रिलैक्स करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से क्या कर देती है, पूरे शरीर से हमारे कर कहाँ पर पहुँच जाती है, वेना केवा के द्वारा हमारा राइट आर्टरियम में पहुँच जाती है। अब राइट आर्टरियम पहुँच गया, राइट आर्टरियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे दबती है, और क्या होता है, ब्लड कहाँ पर पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, थ्रू द वाल के थ्रू पहुंच जाता है। अब राइट वेंट यानी क्या होता है, वेंट्रिकल में यदि पहुंच गया तो राइट वेंट यानी क्या होता है, वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो यानी लंग्स में पहुंच जाता है। अब लंग्स में पहुंच गया आपका ब्लड आराम से, ठीक है। अब वाल की बात की जाए तो वाल हमारा क्या होता है, यूनि डायरेक्शन टू प्रिवेंट द बैक ड्रॉ, यानी बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ये यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलेंगे तो दोबारा आने वाले नहीं है, इतने मस्त होते हैं, ठीक, मस्त नहीं ज़बरदस्त होते हैं, ठीक। अब पल्मोनरी वेन इज ओनली वेन डैट हैव द कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जो केवल 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, और ऑर्टा है द ओनली आर्टरीज कैरी ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये ऑब्सेप्शन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, डबल सर्कुलेशन इन मैन। अब हम सब लोगों में देखा जाए तो डबल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्विंस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन। मतलब एक सर्कुलेशन में हमारे ब्लड हमारे यानी कि शरीर के हार्ट के पास 2 बार ब्लड जाता है। कितने बार, 2 बार ब्लड जाता है। एक लंग्स से क्या आया, पूरा किस में चला आया, हार्ट में चला आया, हार्ट दोबारा पंप करके हमारे बॉडी में भेज दिया, ठीक है। देखो करिए, ये हार्ट हो गया, ये कौन सा हार्ट है, हार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ब्लड इंटर किया और यहाँ से क्या कर दिया, पूरे शरीर में, यहाँ से पूरे शरीर में घूम कर चला आया, ठीक है। ऑक्सीजन दे दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाके इसे दिया और ये उठा के क्या कर दिया, यहाँ पर एक्चुअली लंग्स है, वापस ला के क्या कर दिया, ये काम पूरा कर दिया। इसलिए 2 बार जा रहा था, इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कैपिलरी पे आते हैं। आशा करते हैं हार्ट की मैकेनिज्म अच्छे से समझ आई, नहीं समझ में आएगी एक बार रिवाइज करके आप देखिएगा, नहीं आएगा समझ में तो दोबारा बताइएगा, ठीक है। अब कैपिलरी पे आते हैं। कैपिलरी क्या होती है, फॉर्म इन कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्शन करने का काम करती है। जैसे कैपिलरी आप देखोगे नीचे ऐसे था कि नहीं, बहुत सारी कैपिलरी ऐसे आर्टरीज और वेन्स यहाँ से आके मिल रही थी, यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा था, ठीक है। वॉल आर वन सेल थिक ओनली फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब क्या होता है, यहाँ से इजीली वे में आपका क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो जाता है आराम से किसी भी गैस में। अब आते हैं किस पे, प्लेट्स यानी प्लेटलेट्स पे आते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है, पग ऑफ लीफ ऑफ आर्टिजन वेन ऑफ द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड क्लोट में मदद करती हैं प्लेटलेट की। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक मैकेनिज्म बताते हैं, यो थारे स्किन हो भाई, क्या हो गए, स्किन हो गई, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से आपका कट हो जाएगा, ठीक, तो थोड़ा सा हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से प्लेटलेट आएगी, क्या करेगी, ऐसे क्या करिएगा, ऐसे बूंद देगी, ठीक है, बूंद के क्या कर देगी। अब यहाँ से दूसरा कलर थोड़ा ओ तेरिए यार, चलिए यहाँ से बना देते हैं, क्या दबना चाहिए था, क्या दाब दिए, मगर नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से दोबारा कर लेते हैं यार, हम है तो क्या गम है। मान लेते हैं यहाँ से एक रैप्चर हो गया, तो ये क्या कर देगा, ऐसे जालनुमा संरचना बना लेगी, जालनुमा संरचना बना ली है। उसके बाद क्या करेगी, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। आपका आरबीसी क्या होती है, सर्कुलर शेप में होती है, यहाँ से आके आपकी आरबीसी ट्रैप हो जाएगी, अब ब्लड हमारा रुकना बहना बंद हो गया, ठीक। ये प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में बहुत अच्छा से मदद करती है। उसमें लिए और भी फैक्टर जरूरी, जब हायर क्लास में जाएंगे तो 13 फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉट में मदद करते हैं, ठीक है। लिम्फ आते हैं। लिम्फ क्या होता है, तू भाई कहाँ आ रहा है,
ठीक, देखो लिम्फ एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है सिमिलर टू प्लाज्मा बट ऑफ द कलरलेस विथ लेजर प्रोटीन। बहुत क्या होता है, जैसे लिम्फ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो यानी प्लाज्मा की तरह होता है, मगर क्या होता है ये कलरलेस होता है। ठीक, लेसर प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अब आते हैं किसे फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन देख लेते हैं। यह लिम्फ का फंक्शन क्या करता है, ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव और एब्जॉर्बेड फैट फ्रॉम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी हम क्या किए हैं डाइजेस्टिव के द्वारा क्या करते हैं, फैट का यानी डाइजेशन किए, जो एब्जॉर्ब हुआ वो क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उससे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, अब क्या पूछा है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोसेस बैक इनटू द ब्लड। और जितना भी एक्स्ट्रा क्या होता है फ्लूइड होता है उसे क्या दोबारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंट्रासेलुलर के द्वारा डाल देता है, इसके में ब्लड में आराम से काम खत्म। ठीक है, अब हायर एनिमल में देखा जाए तो बर्ड और मैमल होते हैं, यानी लिम्फ के द्वारा इनका काम होता है। ठीक है, अब आते हैं हायर एनिमल में देखा जाए यानी हायर एनिमल बर्ड हो गया, और एनिमल में देखा जाए यानी मैमल में देखा जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, फॉर इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ पर क्या होता है, इफिशिएंट, बहुत से बहुत मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, आराम से हम अपना काम कर लेते हैं। दिस इज ए फल यानी क्या होता है, फुलफिल हायर एनर्जी नीड एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडर एनिमल। ठीक है, यही कारण है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर आराम से और बहुत सारी एनर्जी हम अपना मेंटेन कर लेते हैं। ठीक, अब वार्म ब्लडर एनिमल होता है, एक कोल्ड ब्लडर एनिमल होता है, कितना कोल्ड ब्लडर एनिमल और वार्म ब्लडर। देखिए वार्म ब्लडर एनिमल ऐसा एनिमल होता है जो बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, चाहे माइनस में चल जाए चाहे बहुत ज़्यादा चल जाए, वो अपने शरीर को मेंटेन करता है। जैसे हम सब लोग बाहर कितनी भी ठंडी पड़े, हम बताओ कोट पैंट एकदम अच्छे से पहन के अपना 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किए रहते हैं। जैसे बर्ड्स हो गया, हम हो गए, ये सब हमारे वार्म ब्लडर के एनिमल के अंतर्गत आते हैं। और कोल्ड ब्लडर एनिमल हो गया, जैसे सांप हो गया, ठीक, जो रेप्टाइल वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं कोल्ड ब्लडर एनिमल। ये बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी देखो कहाँ पर चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। किसमें, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एम्फीबियन पे बात आते हैं। देखिए यहाँ लिख रखा है एम्फीबियन या रेप्टाइल है 3 चेम्बर, इनका जो हार्ट होता है 3 चेम्बर होता है। ठीक है, यहाँ से रेप्टाइल एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, एक रेप्टाइल में देखा जाए तो 3.5 होता है, लगभग कंप्लीट 4 चेम्बर बनने वाला था, 3.5 चेम्बर होता है। ठीक है, मगर कोई ना, यदि आप ICSE और हायर की बुक में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक, आपके लेवल पे ये सही है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन लिटिल मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड, यानी ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी मिक्स हो जाता है। देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर वेरियस दे ऑफ द यानी टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंटल, इसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडर एनिमल कहते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडर एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब ट्रांसपोर्ट हमारे बारे में हमारे अंदर हो गया। अब हम आते हैं किस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट के बारे में। प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है इसके बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में देख लेते हैं। प्लांट लीड क्या नीड होती है, लीस यानी क्या होता है, लेस एनर्जी नीड बिकॉज दे डू नॉट मूव, ये मूव ही नहीं करते हैं, और स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं। इन्हें एनर्जी चाहिए, हम सब लोग क्या कर बहुत एनर्जी चाहिए, अरे दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, भर भर के दूध पीते हैं। ठीक है, रोड पे दौड़ते हैं, आर्मी के जवान देखे बाबू हमारे देश की सेवा करते हैं, उनकी तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उसे बताओ इन्हों की एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट को देखा जाए तो मूव भी नहीं कर रहा तो क्या एनर्जी लेवा बाबू, जब काम नहीं कर रहा पैसा कैसन हो। ठीक है, तो मगर हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं तो इन्हें भी सैल्यूट करना चाहिए, हमारे प्लांट की सेवा करनी चाहिए, बहुत से ज़्यादा क्या ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। देखो टेक प्लेस जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीफ में होता है। देयरफॉर ऑफ द इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो जाइलम क्या करता है, ये हमारा सॉइल से मतलब क्या होता है, मट्टी से पानी को उठाने के लिए जाने का काम करता है। जाइलम देखा जाए तो यूनिडायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, रूट सेल टेक प्लेस ऑफ द आयन फ्रॉम द सॉइल, ये क्रिएट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल और यानी रूट के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं, और डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो जाता है, इनमें वाटर आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है अपवर्ड की तरफ। ठीक, इसमें भी बहुत थ्योरी है, जब हायर क्लास में पढ़ेंगे आप बायोलॉजी तो इसमें बहुत सारी थ्योरी हैं।
ठीक है। अब ये देखो कॉलम ऑफ द वाटर देयर फोर राइज अपवर्ड, ऊपर की तरफ आराम से वाटर चढ़ जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी इन वेरी टाल प्लांट, बहुत ज़्यादा यदि बहुत बड़ा प्लांट होता है, रिस्पायरेशन क्रिएट द सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं विच पुल द वाटर अपवर्ड, और यानी वाटर ऊपर की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपीरेशन, और ये ट्रांसपीरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। डिपेंड करता है ट्रांसपीरेशन जितना तेज होगा उतना तेज वाटर को रिक्वायरमेंट होगा और उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब ट्रांसपोर्ट हमारे लिए यानी प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, नीचे हम देख लेते हैं। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, 2 पॉइंट दे रखा है, हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट, यानी हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट में क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा क्या कर लेता है, अपना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या करता है, इट रेगुलेट द टेम्परेचर इन प्लांट, यानी टेम्परेचर क्या करता है प्लांट में, अपना वाटर के द्वारा क्या करता है अपना, जैसे हम सब लोग ब्लड में, हमारा ब्लड क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, उससे वाटर भी क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक, जैसे बहुत तेज धूप रखती है तो वाटर क्या करता है, जो लीफ है, लीफ स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या करता है, बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ गैस करता है कि नहीं, बहुत सारा एक्सचेंज करके अपने को क्या करेगा, कूलिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी हमें ऊपर ले जाना है, ऊपर नहीं पत्ती में बन रहा है तो हमें बहुत जगह उसे ट्रांसपोर्ट करना है। क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक, देखिए कार्य टेक प्लेस बाय द फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, अब 2 टिश्यू आ गए, एक आपका जाइलम आ गया, ठीक है, जाइलम आ गया, दूसरा आपका फ्लोएम आ गया। ठीक है, जाइलम यानी नाम से ही पता है, जाइलम जो जल को ले जाने का काम करता है, फ्लोएम नाम से ही पता, फ्लोएम हो गया, फूड हो गया। ठीक, ये फूड ले जाने का काम करता है और ये तुम्हारा क्या ले जाते हैं, जल, यानी पानी को ले जाने का काम करता है, जल लिख देते हैं हिंदी में। आप ऐसे टॉप पे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये ले जाने का काम करता है फूड, यानी टेक प्लेस द फ्लोएम टिश्यू होता है। मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड इन प्लांट कॉल ट्रांसलोकेशन, मतलब फूड का एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीशन, इन बायोलॉजिकल प्रोसेस देखा जाए तो रिमूव ऑफ द हार्मफुल और मेटाबॉलिक वेस्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अब जो ऊपर पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ लिए। आप बताओ इस कृषि सिस्टम में हम इंटर कर गए हैं। ठीक है, देखा जाए इन बायोलॉजिकल प्रोसेस तो रिमूव ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खाना पीना सब कुछ खा रहे हैं तो वेस्टेज निकलेगा कि नहीं। जैसे आप नॉर्मल एक करेक्स खा गए, पार्ले जी का बिस्कुट खा गए तो उससे रैपर खराब निकलता है कि नहीं, तो उसे फेंकेंगे कि नहीं डस्टबिन में। इंडिया डस्टबिन में कैसे फेंकेंगे, वो कहीं फेंक देंगे, खा के क्लासों में फेंक दिए, फेंक देते हैं ना, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में कैसे एक्सक्रीशन होता है इसके बारे में देखें, थोड़ा सा नीचे थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम आपको अभी डायग्राम दिखा लेते हैं। आर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे देख लेना है हमें, उसके बाद हमें चलना है पढ़ने आर्गन कितना कितना होता है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना चीज़ होता है आपके अंदर, ये वाला प्रोसेस। पहला हमारा किडनी होता है, दूसरा यूनिब्लैडर होता है, तीसरा यूट्रस होता, यूरेट्रस होता है। ठीक, यानी यूरेट्रस आपका वो रिप्रोडक्शन में चला जाएगा, यूरेथ्रा होता है। ठीक, तो अब इसी को तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, चलिए हम किडनी आपको दिखा देते हैं ह्यूमन। ये है आपकी ह्यूमन किडनी, मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो कुछ ऊपर दिया, हाँ लेफ्ट रीनल आर्टरीज दे रखा, देखो लेफ्ट रीनल आर्टरीज दे रखा है। ठीक है, और लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। लेफ्ट किडनी हल्की सी क्या होती है, टिल्टेड, मतलब हल्का सा ऊपर की तरफ उठी होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठी होती है। देखिए ये किडनी बीन शेप, ये हो गया बीन शेप, ये हो गया राजमे की दाने की समान होता है संरचना। ठीक है, ये देखो लेफ्ट वाला पोर्शन, ये वाला लेफ्ट वाला और ये वाला राइट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और यहाँ से देखो ऑर्टा हो गया और आपका यानी यूरेटर हो गया। ठीक है, यूरेटर आप अभी सब समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक, अभी यहाँ से तीसरे हम थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ लिखाते हैं, अभी देखिए आप समझ जाएंगे। देखिए ये आपका किडनी में क्या बन रहा है, एक्चुअली देखा जाए किडनी में हमारा क्या होता है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, एक दो नहीं मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन होता है। यानी नेफ्रॉन की किडनी जो हो गया, नेफ्रॉन की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है। ठीक है,
ठीक, यानी किडनी, किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। एक किडनी में देखा जाए, किडनी में मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या दिया यहाँ से, हमारा क्या बन रहा है, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा कुछ धड़कता भड़कता ले लिया जाए यार, तड़कता भड़कता। यहाँ से देखो क्या दिया, यहाँ पर यानी क्या होता है, वेस्टेज निकल रहा है। और ये देखिए क्या दिया, एक नली ये हो गई, एक नली, इस नली को ही हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या, यूरेटर। उसके बाद यूरेटर के द्वारा, दोनों यूरेटर के द्वारा क्या कर देता है, यहाँ से हम आपका यूरिनरी ब्लैडर में आपका क्या कर देता है, पेशाब आके स्टोरेज हो जाता है। इनकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 से 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर ये क्या कर सकते हैं, यानी यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर, मोस्टली देखा जाए तो 1 लीटर मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या ब्लैडर के बारे में था, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक, यूरेथ्रा होता है, तू कहाँ आ गया भाई। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। यहाँ से देखिए यूरेथ्रा होता है। ठीक, यूरेथ्रा क्या होता है, हम सब लोगों में देखा जाए तो मेल के केस में यूरेथ्रा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक, फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है। ठीक, यूरेथ्रा करता है हमारे बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, यूरिन को बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर से बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए हम अब चलते हैं अपने थ्योरी वाले। देख लिए आप किडनी वगैरह सारा ही डायग्राम देख लिए। अब देखिए किडनी था और उसके बाद क्या था, यूरिनरी यानी यूरिनरी ब्लैडर था, और आपके पास यूरेटर था। ठीक है, और यूरेथ्रा था। इसके बारे में अब एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। किडनी जो हमारे देखा जाए तो हमारे लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो किडनी कितनी होती, किडनी 2 ही नंबर होती है। जैसे ऐसे किडनी था, ऐसे यानी लेफ्ट साइड वाला था ऐसे थोड़ा सा ऊपर था, और लेफ्ट या राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे की साइड में था। ठीक है, इतना नहीं था मगर हम बना रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा शेप होता है, बीन शेप होता है, राजमा के दाने के समान होता है। ठीक, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, यानी हमारा ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा किडनी हमारा क्या होता है, बिलो, यानी थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ होता है। ठीक, बेसिक यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है जीवन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। उसी तरह से यानी किडनी की सबसे छोटी यानी बेसिक यूनिट को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। ये नेफ्रॉन आप याद रखिएगा। एक किडनी में देखा जाए तो मिलियन, मतलब क्या होता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन आपके किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक, थोड़ा सा और गहराई में हम चलते हैं। ठीक, यहाँ से ये 3-4 पॉइंट है। ठीक है, एक होता है क्या है, ग्लेमुलस के बारे में बोल लेते हैं। देखो करिए, ग्रुप ऑफ कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरी के क्या होते हैं, ग्रुपिंग होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेमुलस बोलते हैं। एक्चुअली उसने क्या होता है, बाउमैन कैप्सूल, मतलब एक बाउमैन के वैज्ञानिक थे, उसकी डिस्कवरी किए थे, इसलिए हम क्या इसे कहते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, बाउमैन कैप्सूल रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम ऑफ द रीनल आर्टरीज इन फिल्टर इट्स, उसे क्या कर देता है, रिसीव करने का काम करता है। ठीक, बाउमैन कैप्सूल क्या होता है, एक कप शेप स्ट्रक्चर, अब इसका भी डायग्राम दिखा लेंगे। कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है ग्लोमेरुलस को। ठीक है, इसी में हमारा जो ब्लड के द्वारा ब्लड इसमें इंटर किया, फिर इसमें क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग यानी डीसीटी और पीसीटी। ठीक, ये सब ट्यूब्यूल्स होते हैं जो आराम से फिल्टर करते हैं। ठीक, एक होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये लॉन्ग होता है और रीअब्जॉर्बल होता है। वाइटल ल्यूटेन जैसे क्या होगा, रीअब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, साल्ट को, और हमारा किसको, यहाँ से यूरिया वगैरह को। ठीक है, यूरिया को, इतना चीज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रीअब्जॉर्ब मतलब उससे शरीर से भी निकले नहीं, वहीं पर रीअब्जॉर्ब करके एकदम अच्छे से फिल्टर करके तभी हमारे शरीर से बाहर निकलने दिया जाता है। ठीक, कुछ नोट लिख लेते हैं यहाँ से। वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी, देखो पहला हमारा दे रखा फिल्ट्रेशन करता है, उसके बाद रिमूव करता है ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज को, रिमूव ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज, उसके रीअब्जॉर्ब ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, रीअब्जॉर्ब करता है वाइटल न्यूट्रिएंट्स को। अब आते हैं कि इस पे यूरेटर पे देख लेते हैं, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम ये जो सब डायग्राम देखें, इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, यूरेटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन करता है। ये आपका यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी से कहाँ पर लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। ठीक है, अभी दो को डायग्राम बताए थे। ये क्या करता है, किडनी में जितना भी यूरिन बन रहा है वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो आपका थैली, पेशाब की थैली, उसमें जाके स्टोरेज करता है। ठीक, अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोरेज करता है यूरिन को। ठीक है,
अब यानी यूरेथ्रा क्या करता है, हेल्प द रिमूव ऑफ यूरिन फ्रॉम द हमारे आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी, ये यूरिन यानी यूरेथ्रा कहलाता है। अब मेल और फीमेल में बता ही थी, ठीक। आर्टिफिशियल किडनी होती है, जिससे आर्टिफिशियल किडनी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इसका भी आपको हम डायग्राम दिखा देते हैं और मैकेनिज्म बता देते हैं, ठीक। चलिए हम दोनों का डायग्राम पहले देखिए। आर्टिफिशियल जो आपका किडनी है जो कैसे काम करती है, इसके लिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पूरे प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं, ठीक। देखो करिए, इस जिसकी किडनी फेलियर या किडनी खराब हो जाती है तो उस पेशेंट को ऐसे सुला दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक आर्टरी होती है वेंस, यहाँ पर देखो क्या कर दिया जाता है, और यानी वेंस देखो आर्टरीज के द्वारा क्या कर देता है, एक पाइप को यहाँ से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड इस मशीन के अंदर जाता है, इस मशीन के अंदर। फिर मशीन के अंदर जाके क्या कर दिया जाता है, जितना भी वेस्टेज रहता है और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, देखो फिल्टर करके यहाँ पर स्टोरेज कर लिया जाता है, और यानी दोबारा क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है एकदम अच्छे ब्लड को, ठीक है। इसमें बहुत पैसा भी लगता है बाबू, और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी प्रिंसिपल होता है, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक। अब सोचिए, नेचर हमें जो दिया उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों, देखिए, एक हमारा किडनी जिसकी हम इज्जत नहीं करते हैं, प्लांट हो गया जिसकी हम इज्जत नहीं करते हैं। अभी कोरोना जब आया था तो ऑक्सीजन जो क्या होता, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ऑक्सीजन के बिना लाखों लाखों लोग बेचारे मर गए थे, ठीक। अब वही ऑक्सीजन हमें दे रहा तो हम पेड़ को आराम से काट देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। किडनी देखिए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। मगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं, ठीक। अब वही देखो क्या दिया, बाहर की तरफ इतना बड़ा एक मशीन लगाया गया जो हमारे एक छोटी सी यानी कोट हम किडनी है, बीन शेप हमारे अंदर है, उसी की तरह ये काम करता है, जो लाखों लाखों रुपए आपका क्या करना, पैसा देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये था डायलिसिस के बारे में, ठीक। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट पे आते हैं। ये है बाबू, अभी एक्सक्रीशन इन एनिमल में पढ़ चुके हैं, अभी एक्सक्रीशन इन प्लांट में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पढ़ना है। देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट में देख लेते हैं, क्या होता है, गैस वेस्टेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये आराम से रिस्पायरेशन, इन रिस्पायरेशन NO2 में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में रिमूव करता, मतलब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक हम बनाते हैं इक्वेशन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ठीक है, और 6H2O इक्वेशन बाद में लिखिएगा आप, यहाँ से जो मेन पॉइंट है उसे लिख देते हैं। यहाँ से C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, और हमारे लिए क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पर क्लोरोफिल लिख दिया जाएगा, सनलाइट लिख जाएगा, ये प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा आप कर देंगे, क्या, जस्ट उल्टा कर देंगे, रिवर्स। मतलब देखो क्या दिया, ये लिया गया और ऑक्सीजन जब लिया गया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं, रिस्पायरेशन कहलाएगा। आप इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का याद रखिएगा, उसी को उल्टा कर दीजिएगा, रिस्पायरेशन एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। किसके द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, लीफ पत्तियों के द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। अदर वेस्टेज को क्या कर दिया जाता है, भी खत्म कर दिया जाता है। जैसे स्टोर इन सेलुलर, यानी क्या होता है, सेलुलर वैक्यूल इन एन या लीफ में स्टोरेज किया जाता है, और यानी क्या कहते हैं, जाता है गम के रूप में क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, रेसिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, या ओल्ड जाइलम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है वेस्टेज को, ठीक है। और सीक्रेट इन सॉइल, या सॉइल में भी क्या कर दिया जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है। ये था टोटल चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है। प्लांट और एनिमल के केस में, दोनों को केस में देख लेते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम आपको NCERT से देख लेना है, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेना, नीचे आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका इतना चीज़ें हैं, क्या इसे हम पढ़ के सुना देते हैं। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, इसके बारे में। और दूसरा स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो आपके डायग्राम में दे रखा है, NCERT के ही बुक में दे रखा, कैसे कौन सा स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, अमीबा जैसे खाना खाता, उसे बताना पड़ेगा। अल्मेट्री कैनाल जो ह्यूमन बीइंग का था, इसको आपको एकदम अच्छे से देखना है, ठीक है। और क्या देखना, अल्मेट्रिक कैनाल यदि बनाना चाहेंगे, देखो करिए, ऐसे हो गया, ये माउथ हो गया, रफ डायग्राम है, ये आइसोफेगस हो गया, ये आपके लिए स्टमक हो गया, यहाँ से आपका क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे करके
आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस आप बना सकते हैं, मगर ये रफ डायग्राम 2-4 बार ट्राई करिएगा, मज़े के साथ बन जाएगा। नहीं कि आप पूरा आदमी शरीर बनाने लगे, जो इंटरनल आर्गन उसी के बनाना है। ठीक, रिस्पायरेटरी आर्गन ह्यूमन लंग्स की यानी ह्यूमन बीइंग के बारे में बताना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना इसे बताना पड़ेगा। ठीक, स्क्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम। और कुछ एक्टिविटी है उसे आप देख लीजिए, एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, 8 एक्टिविटी है, इसे आप देख लीजिए। ठीक, कितना 8 एक्टिविटी है। पहला दे रखा, प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा, प्रूव करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक, ये सब इतना चीज़ें हैं आपके इसमें। ठीक है, इन इतने सारी एक्टिविटी था। ये था टोटल वीडियो आपका लाइव प्रोसेस का। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।